वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 1 के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर आज अभी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, आपको उसके 1-2 घंटे पहले मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये HND 305 का मॉडल पेपर है। इससे पहले कई मॉडल पेपर मैंने दे दिए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैंने सोचा आपको फिर से दे देना चाहिए एक मॉडल पेपर। तो टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में आपकी वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य का पेपर 1 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि आपके पेपर का नाम है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, 306 वाले कोड का पेपर भी दे दिया, तो आप देख लीजिएगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाए, आप हमारे नंबर पर 9161 पर आप इस जो है पेपर को PDF बना करके साफ सुथरा भेज दीजिएगा। आपका पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण की अगर बात की जाए तो आपके जैसे जो घोष वर्ण होते हैं और अघोष वर्ण, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो अघोष की अगर बात करें तो अघोष जो होता है आपके जैसे का खा हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके चा और छा हो गया। ठीक है, यानी जो पहला और दूसरा कॉलम होता है, ठीक है, इसमें पहला दूसरा चा छा, इसके अलावा ता और था हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा टा ठा हो गया। ठीक है, और पा फा हो गया। ये दोनों वर्ण आपके हैं। बाकी इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ये सब आपके अघोष होते हैं। बाकी जितने भी बच रहे हैं आपके सघोष होते हैं। तो देखेंगे का खा, यानी ये सघोष है। ठीक है, इसके अलावा चा छा, ये भी सघोष है आपका। ठीक है, ये अघोष है। का खा ये अघोष है, चा छा अघोष है, टाठा अघोष है। जो ये आपका दिया हुआ है यानी कि जा जा जो है ये आपका सघोष है, यानी कि सॉरी हाँ, घोष घोष और सघोष का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन कितने हैं कुल मिलाकर के? देखिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या रा लावा, ठीक है, ये 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? या रा ला और वा, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा आपके 100% कि सॉरी, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या रा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन है। आपसे पूछेगा ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे तीनों सा और हा। ठीक है, यानी एक ये सा, एक ये सा और एक ये सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। तो 4 4 8 8 की संख्या में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद मतलब एक एक वर्णों को अगर अलग करें दीर्घ के तो क्या बनेगा? तो ये एक दा प्लस री प्लस गा हलंत और प्लस में आ। ठीक है, कोई भी शब्द होता है तो बिना हलंत के नहीं बनता। मतलब हलंत में से का आपने लिखा, ये का वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? का अ, हलंत प्लस में छोटा आ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सघोष वर्ण कौन से हैं? सघोष या घोष बात एक ही है। ठीक है, तो सघोष की अगर बात की, देखिए पा फा आपके अघोष हैं। इसके अलावा ता था भी अघोष हैं। ठीक है, और आपका जैसे आप देखेंगे सा तीनों सा और हा अघोष हैं। ये सब अघोष हैं। बा जो है आपका पा फा, तो ये आपका केवल है सघोष, बाकी मतलब कि अघोष हो गए। ठीक है, मतलब कि ये आपका जो पा फा है वो आपका अघोष है, बाकी सघोष है सब। तो बा आपका जो है ये सघोष में आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? तब जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छत, ऋ, ज्ञा और स्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है, ये स्वर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष जो है आपका, इसमें से देखेंगे अघोष आपका खा पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन भी है खा, कंठ ध्वनि भी है खा, इसके अलावा महाप्राण भी है खा। ठीक है, चूंकि का जो है आपका महाप्राण नहीं है। ठीक है, अघोष है का लेकिन महाप्राण नहीं है, तो इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मतलब कि खा वाला ऑप्शन, मतलब कि जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, खा। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा और हा। ठीक है, तीनों सा और हा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन, हा। अगला प्रश्न है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा उ धन दा हलंत, धन या, धन आ, धन ना हलंत और धन छोटा आ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रा का विवरण है। रा का विवरण क्या है भैया? धा
ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? तो कुल 52 वर्ण लिपियाँ हैं हिंदी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी आपकी वो देवनागरी होगी। ये किस मतलब कि किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 343 में बताया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 343 राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 343। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सी भाषा को? देखिए, बोडो, डोंगरी, इन सभी को शामिल किया गया है। मैथिली को, ठीक है, असमिया, इसको भी शामिल किया गया है जहाँ तक है। ठीक है, ब्रज भाषा को इसमें शामिल शायद नहीं किया गया है। ठीक है, तो ब्रज इसमें नहीं शामिल है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है वर्ष 1961 में। ठीक है, और गठन की अगर बात की जाए तो 1960 में 21 दिसंबर 1960 को गठन हो गया था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। अच्छा, डॉक्टर DS कोठारी जो थे 1 अक्टूबर को इसके पहले अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी भैया? 5 है। कौन कौन सी? आपकी पहली है आपकी पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है राजस्थानी और पांचवी है पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बिहारी हिंदी जो है, ये बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं बेसिकली। बिहारी हिंदी एक उपभाषा है। बिहारी हिंदी में आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली देखें, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं इनमें से? पश्चिमी हिंदी की बोली अवधी नहीं है, बाकी कौरबी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी, ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 5 है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? तो जो अहीर बाटी है इसका संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। उत्तरी राजस्थानी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है मेवाती, ये बात ध्यान रखेंगे। और पश्चिमी राजस्थानी का क्या नाम है? पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं बेसिकली आपकी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी एक यानी मेवाती और मारवाड़ी, और इसके अलावा जयपुरी और हड़ौती। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बताएं, बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर करते हैं, तो जीभ के भाग के आधार पर मतलब कि एक प्रकार से अग्र, पक्ष और मध्य जो होगा वो तीनों आएंगे। ठीक है, इसमें विविध नहीं, मतलब विवृत नहीं आएगा। विवृत, अर्धविवृत ये हवा के हिसाब से होता है, मुंह खुलने के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आप देखेंगे जो अग्र स्वर है उसमें कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और ए और आए। पश्च स्वर में आपके कौन से आते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और मतलब ओ और आओ। मध्य स्वर में आपका छोटा आ आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियों में आपका क्या क्या आता है भैया? कंठ ध्वनियों में आपकी अगर बताऊं तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब आते हैं कंठ ध्वनियों में। ठीक है, आप बोलिए का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं आपके डा ढा हैं, यानी कि टा ठा डा ढा, ये सब हैं। टा ठा डा ढा ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा पर जीभ जाकर के टच होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नवीन मतलब नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवनीत विकसित मतलब नई नई आई हैं, वो कौन सी हैं? खा और गा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है?
घोष और अघोष मैंने आपको समझा दिया था। तो इनमें से घोष वर्ण कौन सा पड़ेगा भैया? घोष वर्ण आपका पड़ेगा खा और गा, ठीक है, सॉरी, इसमें से माँ पड़ेगा आपका घोष वर्ण, ठीक है। बाकी देखिए का खा ये आपका जो है अघोष है, चा छा आपका अघोष है, माँ जो आपका पड़ेगा ये आपका अघोष पड़ेगा, मतलब सघोष, ठीक है, ये आपका सघोष होगा। माँ आपका सघोष है, बाकी अघोष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण इनमें से व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए ऊ जो है आपका व्यंजन नहीं है, स्वर है, बाकी आपके सारे व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ ध्वनि, देखिए पा फा बा भा मा, ये सब आपकी ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। तो पा फा बा भा मा ओष्ठ है। ता जो होता ता था दा धा ना, आपकी जीभ दांत से आपकी टकराती, तो ये दंत है, ठीक है, ता था दा धा ना दंत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन जो है इया जो है नासिक व्यंजन है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ए और आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आए जो है कंठ तालव्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो स्त्री को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, जिसमें आधा ला और फिर एक ला होता है पूरा, वो द्वित्व व्यंजन होता है, दिल्ली बिल्ली ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, बताएं? वाक्यों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो कितने आधार पर किया जाता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण की अगर बात किया है तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है भैया? वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो दो आधारों पर किया जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा, उद्देश्य और विधेय जानते हैं क्या होता है? उद्देश्य, एक वाक्य में जैसे मान लेते हैं, अगर मैं एक वाक्य बताऊं कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? मोहन है। बाजार जाना उद्देश्य नहीं, बाजार जाना विधेय होता है। यानी उद्देश्य क्या होता है आप समझ लीजिए, उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो उद्देश्य होता है। जो बात की जा रही है वो विधेय होता है। किसी भी वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक तो किसी के बारे में बात की जाएगी और क्या बात की जा रही है, ये तो जो क्या बात की जा रही है वो विधेय होता है, किसके बारे में बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य होता है। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य था, एक ही वाक्य होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जब एक वाक्य और एक उद्देश्य, मतलब एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा तो उसको सरल वाक्य बोलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भाषा के घटक होते हैं, भाषा के घटक वर्ण शब्द पद और वाक्य होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, इनमें से कौन सा वाक्य है? इनमें राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, इसमें संयुक्त वाक्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, वाक्य गुणों में सम्मिलित इनमें से क्या नहीं? लयबद्धता, क्रमबद्धता, आकांक्षा और सार्थकता ये वाक्य के गुणों में शामिल हैं, जबकि लयबद्धता नहीं शामिल है। अगला प्रश्न, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे? पद क्रम से, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है, वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, तीनों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न, गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आज्ञार्थक वाक्य है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, बताएं? पार्श्विक ध्वनि इनमें से कौन सी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी भाई? पार्श्विक ध्वनि की अगर बात की है तो ला जो है ये पार्श्विक ध्वनि है, बी बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, बताएं? अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की तो चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? या रा ला वा, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ला, या रा ला वा, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो आपका जो ए और अ होता है ये कंठ तालव्य है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग जो होता है टा ठा डा ढा या मूर्धा से बोला जाता है, कंठ से का खा गा घा बोला जाता है, ता से तालव्य आप देखेंगे, तालब से आप देख दंत ता था दा था ना हो गया, ठीक है, मूर्धा से टाठा डाढ़ा ना हो गया, का खा गा घा कंठ से होगा, ठीक है, चा छा जा झा इयां तालव्य से, तालु से क्या होता है? चा छा जा झा इयां, क्लियर। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? स्वर, मूल स्वर, घोष, तालव्य। तो छा चा छा जा मतलब कि छत्रिज्ञा और श्रा,
स्रा, छत्र, ज्ञा और स्रा, ये 4 जो होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब 2 व्यंजन वर्णों से मिल करके मतलब 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से कौन-सा स्वर बनता है? संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन-सा है? आघोष। आघोष का मतलब होता है आपका, जैसे सघोष में आपका कौन-सा आएगा? जो है सघोष में आपका जितना भी अघोष वर्णों में कौन-सा आता है भैया? अघोष में आपका देखेंगे, जो ये सब सा है वो सब आपका अघोष में आ जाता है, तीनों सा, ठीक है? तो ये सब अघोष वर्ण कौन-सा है इनमें से? अघोष पूछा जा रहा है ना? अघोष आप देखेंगे, अघोष पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष पूछा गया है ना? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए अघोष, अघोष में आपका का, खा, चा, छा ये सब आते हैं, ठीक है? और ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो अघोष में आपका क्या आ गया? तो पा, फा, बा, तो बा तो होगा नहीं, बा आपका सघोष हो गया, जा भी सघोष हो गया आपका, हा भी सघोष हो जाएगा, यानी सा इसमें उष्म होगा, डी ऑप्शन। इसमें हा ऑप्शन काट दीजिए इसमें, ठीक है? आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा भैया? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा, फटाफट से आप बताएंगे। कंठ। का, खा, गा, घा का वर्ण में पूरा का पूरा कंठ से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ दीर्घ स्वर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है अनुस्वार जो है ये किसका काम करता है भैया? ये पंचम वर्ण का एक प्रकार से कार्य करता है, पंचम वर्ण का है। वैसे ये एक प्रकार से अनुस्वार जो होता है ये अंग और आहा होते हैं, ध्यान रखेंगे, पंचम वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर आपका छोटा मतलब बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है? बाकी ए और ओ ये सब संयुक्त स्वर हैं, ये सब बने हैं स्वरों से मिलने से, ठीक है? ऊ जो है अपने आप में स्वतंत्र स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत। तो देखेंगे ता, था, दा, धा, ना ये सब आपके दंत हैं, जब और ला भी दंत है आपका, जबकि या जो है ये दंत नहीं है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमसे जो तुमने मुझे दिया था, यह वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य है, बिल्कुल ये आपका मिश्रित वाक्य है। वह पेन मेरा खो गया जो तुमने मुझे दिया था, मिश्रित वाक्य है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्या मोहन, इसमें उद्देश्य है, और बाजार क्या है इसमें? बाजार जो है विधेय है। क्लियर? अगला प्रश्न, सार्थक शब्दों का व्यक्तित्व समूह जिसने अपेक्षित मतलब आधार प्रकट होता है क्या कहलाता है? बताएं, मतलब अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? सार्थक और शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसी को वाक्य कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, मिश्रित वाक्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यदि सभी दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मतलब कि अवश्य सफल हो जाओगे, यह भी मिश्रित वाक्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये वाक्य कौन सा है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये इच्छावाचक वाक्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्षा हो रही है कैसा वाक्य है? वर्षा हो रही है ये विधानवाचक वाक्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये कैसा एक प्रकार से वाक्य है? विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक है, ठीक है? ये एक्सक्लेमेशन जब चिन्ह लगे तो ये विस्मयवाचक होता है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं है, उसमें वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आज, ठीक है? तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने बहुत सुबह आपके लिए एक क्लास लाई है, पूरी रात मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, ठीक है? चलें, और अभी एक 8 बजे से आप देखेंगे मतलब कि लाइव क्लास होगी जिसमें आप जो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था यानी बाद वाली अवस्था अवहट्ट कहलाती है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी एक प्रकार से उपभाषा का विकास हुआ, किससे? राजस्थानी का विकास हुआ है, ठीक है? आपका 85 से पंजाबी का विकास हुआ है, ठीक है? और मागधी से बिहारी का। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का समय क्या कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना? तो रामानुज को उन्होंने मतलब पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा?
अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? पैसाची रूप में हुआ है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का मागधी से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अर्धमागधी से अगर बात की तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। सौरसेनी से आपकी पश्चिमी हिंदी का, खड़ी बोली का, इन सभी का विकास हुआ है। पैसाची से आपका पंजाबी का। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ भैया? तो इसका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? सौरसेनी उपभ्रंश से जो भाषाएं हैं वो हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है भैया ब्राचट अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का उद्भव। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके। अगला क्वेश्चन है, अवधि का विकास, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि चूंकि पूर्वी हिंदी की बोली इसलिए, और अर्धमागधी जो है अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास। 85 से हुआ पंजाबी का विकास। मागधी से हुआ बिहारी हिंदी का विकास। सौरसेनी से हुआ है आपका किसका? सौरसेनी से क्या हुआ है? सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का विकास हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।